हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन। आज के इस सेशन में हम करेंगे इस चैप्टर 6 जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जेनेटिक्स का सेकेंड चैप्टर है। इस चैप्टर को हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है। इसके एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आप उस वीडियो को देखकर फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको एक कंटिन्यूटी मिलेगी टॉपिक्स के और आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में भी आएंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने इस बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था कि एक्चुअली जो डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हमने उसके बैकबोन के बारे में देखा था। मतलब लास्ट केस में हमने देखा था डीएनए के इस बैकबोन के बारे में कि आखिर ये जो डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती कैसे है। ये रहा आपका शुगर जो कि एक पेंटोज शुगर है। उसके बाद आपके पास थी नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस किस टाइप के होते हैं इसका पूरा इंफॉर्मेशन हमने रख लिया है अपने प्रीवियस सेशंस के वीडियोस में। उसके बाद हमारा था ये फॉस्फेट। तो किस तरह से ये आपका शुगर देन नाइट्रोजन बेस ने मिलकर बनाया न्यूक्लियोसाइड एंड तब आकर फॉस्फेट ने बनाया न्यूक्लियोटाइड। किस जगह पर कौन सी बॉन्डिंग हुई है, उस बॉन्ड का नाम क्या होगा, वाटर इज रिलीज्ड और वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस और फॉर द लिंकेज, ये सब हमने इससे प्रीवियस सेशंस में हमने कर लिए हैं। तो ये जो चेन आपकी बनी है ये कैसे बनी है इसका पूरा इंफॉर्मेशन हमने रख लिया है। नाउ आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो बेसिकली होने वाला है कि हमने ये एक तो देख लिया कि डीएनए में ये एक न्यूक्लियोटाइड यानी कि डीएनए क्या है या आरएनए का बेसिक डिफरेंस क्या है कि वो होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। बहुत बढ़िया। लास्ट के केस में हमने लास्ट सेशन में हमने ये सारे पॉइंट्स डन कर लिए हैं। आज का जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द डीएनए को लेकर होगा, यानी कि डीएनए की स्ट्रक्चर होती कैसे है। सो डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड्स, ये हमने पढ़ लिया है। द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब जितने न्यूक्लियोटाइड होगा एक डीएनए के स्ट्रैंड में वही लेंथ ऑफ डीएनए डिटरमाइन करेगा कि लेंथ ऑफ डीएनए होगी कैसी, है ना। अगर मान लीजिए एक डीएनए के लेंथ में 3000 बेस पेयर्स हैं तो 3000 न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो उसकी लेंथ उसके अकॉर्डिंग होगी। किसी में अगर 3.4 मिलियन है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी लेंथ होगी। तो ये स्पेशीज टू स्पेशीज वेरी करते हैं, ये बराबर नहीं होता सारे स्पेशीज में। दिस ऑल्सो इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो कि बात अभी आपको बताई। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, इट वेरीज फ्रॉम वन स्पेशीज टू द अदर स्पेशीज। फॉर एग्जाम्पल अब बैक्टीरियोफाज की अगर आप बात करें, बैक्टीरियोफाज का मतलब ऐसा वायरस विच इन्फेक्ट्स ओनली बैक्टीरिया, सो दोज आर कॉल्ड एज बैक्टीरियोफाजेस, यानी कि वायरसेस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज बैक्टीरियोफाज। इसमें एक एग्जाम्पल है आपका 5174। अब अगर हम 5174 एक तरह का बैक्टीरियोफाज है, यानी कि एक तरह का ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसमें अगर हम देखें तो 5386 नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक उसी तरह एक दूसरा बैक्टीरियोफाज है लैम्डा बैक्टीरियोफाज। लैम्डा के पास 48502 बेस पेयर्स होंगे। अगर हम इश्चेरिशिया कोलाई यानी कि ई कोलाई, उसमें अगर हम देखें एक बैक्टीरिया है। अगर हम ई कोलाई में देखें उसके पास 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। उसके बाद अगर हम एंड हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए की बात करें, ह्यूमन में अगर हैप्लॉइड कंटेंट की बात करें, यानी कि अगर आप बात करें गैमेट्स की, तो वहां पर इसके कंटेंट क्या होंगे? हैप्लॉइड एन नंबर होंगे। उसकी बात करें अगर ह्यूमन की तो उसकी वैल्यू है 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर, यानी कि ह्यूमन के केस में इसकी वैल्यू है एन की वैल्यू है 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 2n की बात करें तो आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। तो इस नंबर का यूज होगा, इस डेटा का यूज होगा, तो अब समझ जाएंगे कि किस की बात हो रही है, प्लॉयडी लेवल क्या है, हैप्लॉइड है या डिप्लॉयड है। लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सच अ लॉन्ग पॉलीमर, यानी कि अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की। तो सबसे पहले आज की वीडियो में तो हम ये देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के ऊपर कितनी डिस्कशंस हो सकती हैं डिटेल में। अब इसके लिए चलते हैं इस स्लाइड पर। तो अगर हम एक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को देखें तो ये आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है। सबसे पहली चीज हमने लास्ट क्लास में ये देखा था
कि आखिर ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी कि सपोज कीजिए ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये सेकेंड न्यूक्लियोटाइड, आखिर एक न्यूक्लियोटाइड कैसा बना और इसके साथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड कौन से बॉन्ड के साथ अटैच हुआ है और किस नंबर पर, ये सब हमने अपने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। अब बात कर रहे हैं कि मान लीजिए ये एक पॉलीपेप्टाइड का चेन है। सपोज मैं किस क्वेश्चन का आंसर दे रही हूं, मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे रही हूं कि यहां पर अगर आप लिखते हैं 5 डैश, है ना, इस डीएनए पर यहां अगर आपके पास 5 डैश है, यानी कि अगर हम बात करें एक डीएनए के स्ट्रैंड पर अगर यहाँ लिखा होता है 5 डैश और यहाँ होता है 3rd डैश, तो इसके अपोजिट में आप लिखते हैं यहाँ 3rd डैश एंड 5 डैश। ऐसा क्यों करते हैं, है ना? आप ऐसा ये लिखेंगे तो सही है। अगर आप ऐसा लिख दें, 5 के सामने अगर आप 5 लिख दें और 3rd के सामने अगर आप 3rd लिख दें, तो ये एक गलत माना जाएगा कि आपने रॉन्गली मेंशन किया है। तो ये रॉन्ग मेंशन क्यों किया है, यानी कि ऐसा क्या हो गया इसमें कि गलत हो गया, और ये सही क्यों है? क्यों 5 के सामने 3rd आना चाहिए, ये क्यों आना चाहिए, और 3rd प्राइम के सामने 5 आना चाहिए, ये ऐसा क्यों होना चाहिए? क्या हमें ये सिर्फ रटना है या इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट है? इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि जब आपने ये न्यूक्लियोटाइड बनाया था, आपने देखा था 5 डैश जहाँ फॉस्फेट लगे थे, और ये न्यूक्लियोटाइड का जब आपने चेन बनाया था, आई थिंक आपको ये याद होना चाहिए, तब आपने देखा था कि इसका जो 3rd एंड है, आप देख पा रहे हैं, ये 3rd एंड फ्री है और 5th एंड पर क्या लगा था, ये फॉस्फेट लग गया था। ऐसे ही ये चेन बना था, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ऐसे ये चेन बनी थी, ये चेन ऐसे ही बनी थी जिस पर एक एंड है 5 डैश और एक एंड है 3rd डैश। इसी की बात कर रहे हैं कि सपोज एक एंड है आपके पास 5 डैश एंड 3rd डैश, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड बनाया था, यहाँ पर नाइट्रोजन बेसेस भी तो थे। सपोज यहाँ पर ए है, टी है, आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं, यहाँ बस समझाने के रेफरेंस से लिया जा रहा है। सपोज दिस इज ए। अब डबल हेलिकल डीएनए कब बनेगा? डबल हेलिकल डीएनए के लिए आप एक बात बताएं, अगर एक स्ट्रैंड आपको ले लेते हैं, अगेन इसी टाइप का एक स्ट्रैंड आपके सामने ले लिया जा रहा है, ठीक है, सपोज ये न्यूक्लियोटाइड के चेन्स हैं, ठीक है, ठीक, और ये रखा जा रहा है आपके पास अगेन 5 डैश और ये 3rd डैश, ठीक है, और इसका सेम है, ए के आगे क्या होना चाहिए, थायमिन होना चाहिए, टी के ए, जी के लिए सी होना चाहिए, सी के लिए जी, ए पेयर्स विद टी एंड ए पेयर्स विद टी। सपोज अब क्या अगर इसी को हम शिफ्ट कर दें यहाँ पर, तो क्या इसकी बॉन्डिंग हो पाएगी? आंसर इज नो। अगर मेरा फेस आपके फेस के सामने हो, अगर हमें आपके साथ अगर हैंडशेक करना हो, मान लीजिए आप हमारे सामने खड़े हों और हम दोनों को हैंडशेक करना है, तो हम दोनों को एक दूसरे के अपोजिट खड़ा होना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका फेस टुवर्ड्स ईस्ट है तो मेरा फेस टुवर्ड्स वेस्ट होना चाहिए, तभी हम हैंडशेक कर पाएंगे। अगर आप भी इस डायरेक्शन में खड़े हैं और अगर मैं भी इस डायरेक्शन में खड़ी हो जाऊं, तो हम हैंडशेक नहीं कर सकते। अगर इस स्ट्रैंड का और इस स्ट्रैंड का अगर ये क्या हो, ये बिल्कुल सेम ऐसे खड़े हो जाएं, तो ये हैंडशेक नहीं कर सकते। मतलब दिस एडेनिन कांट पेयर विद दिस थाइमिन विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ टी के साथ आएगा, लेकिन इसके लिए क्या होना पड़ेगा, और ये टी जो है ये अगेन ए के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, जी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड सी के साथ, सी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड जी के साथ, ए डबल हाइड्रोजन बॉन्ड विद टी एंड ए डबल हाइड्रोजन बॉन्ड विद टी। अब यहाँ पर ये है कि ये तब आएंगे जबकि ये न्यूक्लियोटाइड इनके साथ ये है और ये न्यूक्लियोटाइड का ये एंड 3rd डैश हो, है ना, तभी इनका फेस, इसका फेस इस डायरेक्शन में तो इसका फेस इस डायरेक्शन में है, और तब इनके बीच में ये डबल बॉन्ड बन पाएगा। यही वजह है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। इसी फीचर को हम बोलते हैं कि दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अब आ जाएगा यहाँ पर 5 डैश। तो आई थिंक अब आपको बात समझ में ये आ गई होगी कि जब भी हम डीएनए का स्ट्रैंड बनाएंगे तो एक स्ट्रैंड अगर इस तरह से 5 डैश 3rd डैश ले रहे हैं, तो इसके सामने आपको 3rd डैश एंड 5 डैश लिखना है, क्योंकि तभी इनके बीच में ये बॉन्डिंग बन पाएगी, ठीक है, व्हेन दे आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर। अगर सेम फेस होगा तो नहीं बन पाएंगे, पहली चीज। और इसके इसी फीचर को हम बोलते हैं एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एंटी पैरेलल। अब एंटी पैरेलल का मतलब यही हुआ,
दे आर पैरेलल, यानी कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा सेम होगा. दे आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि अगर आप डिस्टेंस मेजर करें तो जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ इस पॉइंट पर है उतनी ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट पर होगी, और ये डिस्टेंस थ्रू आउट द लेंथ मेंटेन्ड होगी, यानी कि दे आर द टू स्ट्रैंड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका ये जो बॉन्ड है इसका लेंथ बराबर होता है, यानी कि ए डबल बॉन्ड टी इज इक्वल टू जी ट्रिपल बॉन्ड सी. ठीक, और ये वजह है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा बराबर होगा, इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं दे आर पैरेलल बिकॉज दे बोथ आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर. और एंटी वर्ड यूज करते हैं क्योंकि 5 डैश के सामने थर्ड डैश है ना, एंड थर्ड डैश के सामने 5 डैश है, तो इसकी वजह से हम वर्ड यूज करते हैं एंटी. एंड सिंस दे आर पैरेलल विथ ईच अदर दे आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर थ्रू आउट द लेंथ. आप जिस भी लेंथ की बात करेंगे वहां तक ये एक दूसरे के इक्वी डिस्टेंस है, डिस्टेंस मेंटेन्ड है, तो इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं पैरेलल. और इन दोनों को मिलाकर हम इसके डीएनए के स्ट्रक्चर की एक फीचर लाते हैं कि डीएनए स्ट्रैंड्स आर डबल हेलिकल एंड दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर. तो आई थिंक आपको एंटी पैरेलल का मतलब समझ में आ गया होगा. यही बात यहाँ पर डिस्कस की गई है और इसी पॉइंट को यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की गई है. तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ डीएनए का स्ट्रक्चर, तो 5 डैश के सामने आप देख पा रहे हैं थर्ड डैश है, एंड यहाँ थर्ड डैश के सामने 5 डैश. यही है जिसकी वजह से G कैन पेयर विथ C विथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड T कैन पेयर विथ A विथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सो ऑन. यही थ्रू आउट द लेंथ इसी तरह की पेयरिंग इनकी चलेगी. अब यहाँ पर ये आपने देखा, इसको आपको समझाने के लिए ऐसे सीढ़ी की तरह ये स्ट्रक्चर बनाया गया है. एक्चुअली डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेलिकल होता है, जो आप इस साइड में देख पा रहे हैं, एक्चुअली ऐसा होता है. ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे इस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में, तो जो आपको इंफॉर्मेशन जाननी चाहिए जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नीट पॉइंट की बात करें, किसी और एग्जाम की बात करें, अगर आपके 12th क्लास की बात करें, तो जो इंफॉर्मेशन जानना है, पहले तो 12th क्लास में आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए. दूसरी, इसकी बाकी सारे इंफॉर्मेशन को देखते हैं जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो देखें. सबसे पहली चीज आपको एक ये चीज जानना है कि इसकी डायमीटर मतलब हुआ कि इसके यहां से लेकर इसकी लेंथ कितनी हुई. तो अगर आप इसके इस लेंथ को अगर आप देखें, यहाँ पर ये बात की गई है यहाँ पर, है ना, तो इसको हम बोलते हैं डायमीटर. तो ये 2 नैनोमीटर इसकी डायमीटर है ना. तो डायमीटर कितनी हो गई इसकी, डायमीटर हो गई 2 नैनोमीटर. इसको कन्वर्ट करके हम लिख सकते हैं 2 एंगस्ट्रॉन. ठीक है, 2 एंगस्ट्रॉन नहीं 20 एंगस्ट्रॉन, यानी कि 20 इंटू 10^10. तो 20 एंगस्ट्रॉन भी आप लिख सकते हैं, 2 नैनोमीटर भी आप लिख सकते हैं. ये क्या हो गया, डायमीटर, पहली इंफॉर्मेशन. सेकेंड इंफॉर्मेशन, अगर आप देखें यहाँ पर, ठीक है, तो एक टर्न आपको ध्यान देना पड़ेगा. एक टर्न आप किसे कहते हैं. अब जैसे कि स्पाइरल सीढ़ी होती है ना, स्पाइरल सीढ़ी, जैसे कि सीढ़ी आपने देखा होगा, स्पाइरल सीढ़ी ऐसे होती है ना. तो आप किसी भी पॉइंट पर चढ़ना शुरू करें उस सीढ़ी पर. अगर मान लीजिए अभी आपका फर्स्ट स्टेप है और अभी यू आर फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, अब अभी आपका फेस ईस्ट की तरफ है और आपने उस सीढ़ी पर पहला कदम रखा. अब आप उस सीढ़ी पर चढ़ना स्टार्ट करें. दोबारा से आपकी फेस ईस्ट डायरेक्शन में जब आएगी तब आप एक हाइट अटेंड कर चुके होंगे. तो इसको आप बोल सकते हैं कि यू हैव अटेंड सर्टेन हाइट, जिसमें आपने पूरी एक 360 डिग्री कवर कर ली है. इसका मतलब यू हैव कंप्लीटेड 1 टर्न. तो अगर हम डीएनए में बात करें, अब किसी पॉइंट से स्टार्ट कर लें, मान लें आप यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, तो वापस आप यहां से स्टार्ट करके आप जाएं, तो वापस आप ऐसे ही इसी पोजीशन पर आप कब वापस जाएंगे, उसको आप बोलते हैं कि एक, ये तो अगर आपने बोला कि ये मेजर ग्रुप है, देख पा रहे कुछ ज्यादा ही बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो ये माइनर ग्रुप है ना. तो एक मेजर ग्रुप को स्टार्ट करता हुआ, मान लीजिए कि हम यहां से लें, ठीक है, मान लीजिए यहां से ले रहे हैं. अब यही सेम सिनेरियो वापस कब आएगी, अब चलते जाए चलते जाए चलते जाए चलते जाए, वापस से इस तरह की सिनेरियो आपको यहां मिलेगी, है ना. तो इसको आप कह सकते हैं 1 टर्न. 1 टर्न का मतलब होता है कि जब ये हेलिक्स 360 डिग्री कंप्लीट कर ले. आसान सा तरीका समझने का
कि जब आपको लगे कि ये एक टर्न 360 डिग्री कंप्लीट कर लिया, उसको आप कहेंगे 1 टर्न। तो अब अगर हम बात करें कि 1 टर्न यानी कि जब इसने 360 डिग्री कंप्लीट कर लिया, तब इसमें नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ बेस पेयर का मतलब इसको आप कहते हैं एक बेस पेयर। जैसे देखें कि अगर आपने बोला ए पेयर्स विथ टी विथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये एक बेस पेयर हो गया, है ना। जी पेयर्स विथ सी विथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये एक दूसरा बेस पेयर हो गया, है ना। ये बेस और ये इनकी पेयरिंग, तो 2 बेस पेयर्स हो गए, है ना। तो यहां पर नंबर ऑफ बेस पेयर की बात करें तो नंबर ऑफ बेस पेयर्स आपको मिल जाएंगे 10 बेस पेयर मिल जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, यानी कि अगर इस तरह से आपका डीएनए हेलिक्स अगर आप देखें, है ना, इस तरह से अगर आपने डीएनए हेलिक्स देखा है, तो एक कंप्लीट टर्न करेंगे तो इसमें जो नंबर ऑफ बेसेस मिलेंगे वो मिलेंगे आपको 10 बेस मिलेंगे, ठीक है, 10 बेस पेयर्स मिल जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 10 बेस पेयर्स मिलेंगे आपको, ये इसकी लेंथ कितनी है? तो 1 टर्न की जो लेंथ होती है, अगेन 1 टर्न की इंफॉर्मेशन चल रही है, 1 टर्न की जो लेंथ होती है, इसकी जो लेंथ होती है ना, 1 टर्न की लेंथ होती है, ये होती है 3.4 नैनोमीटर, ठीक, 3.4 नैनोमीटर। आप 34 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप बताएं कि एक पूरी इस टर्न की, यानी कि ये जो अगर आप एक टर्न की बात कर रहे हैं, इस टर्न की अगर आप बात करें तो इसमें आपको 10 बेस पेयर्स मिलते हैं, ठीक। तो इसकी पूरी लेंथ आपको पता है 3.4 नैनोमीटर। तो एक पेयर और दूसरे पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? जाहिर सी बात है 3.4 यानी कि टोटल बाय डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बेस पेयर्स, यानी कि ये कितना हो जाएगा 3.4 नैनोमीटर बाई 10। ये इस बेस और इस बेस के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव बेस पेयर्स आर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 3.4 नैनोमीटर बाई 10, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.34 नैनोमीटर। ये निकालना क्यों जरूरी है? यानी कि 0.34 नैनोमीटर, ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें कि आपके नंबर ऑफ बेस पेयर्स दिए हुए हैं, मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 7 3 6 4 5 बेस पेयर्स हैं, ठीक है। अब आपको इस 1 7 3 6 4 5 बेस पेयर की लेंथ बतानी है कि इस डीएनए का लेंथ कितना होगा, है ना। तो लेंथ ऑफ डीएनए कितना होगा? लेंथ ऑफ डीएनए, मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप इस क्या करेंगे कि ये बेस पेयर है, आपको पता है एक बेस पेयर और दूसरे बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो आप इसको सिंपली क्या करेंगे 0.34 नैनोमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो इसका लेंथ का डिस्टेंस आ जाएगा। या दूसरी तरीके से क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है, मान लीजिए इसने पूरा लेंथ दे दिया, डीएनए का टोटल लेंथ दे दिया, तो दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि टोटल लेंथ आपको दे दिया डीएनए का, उसमें इसने क्या पूछा है, लेंथ ऑफ डीएनए मान लीजिए दे दिया इसने, लेंथ ऑफ डीएनए इसने दे दिया इज इक्वल टू, मान लीजिए इसने लेंथ ऑफ डीएनए दे दिया है 1.75 मीटर मान लीजिए, और अब इसने बोला है कि नंबर ऑफ आप बेस पेयर्स बताइए, नंबर ऑफ बेस पेयर्स बताइए कितने हैं। तो इसको आप क्या करेंगे, 1.75 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.34 से, तो इससे आपको ये वैल्यू आ जाएगी कि इसमें नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने हैं, ठीक। तो आई थिंक आपको ये इंफॉर्मेशन पता चल गया कि इन डेटा का यूज कहाँ करना है, कहाँ कहाँ आप इन डेटा को यूज कर पाएंगे। तो यूज करने के लिए पहले आपके पास इंफॉर्मेशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नाउ तो एक तो हो गया आपके पास डायमीटर, दूसरा हो गया एक टर्न का इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। ये पूरी इंफॉर्मेशन है 1 टर्न को लेकर। आप देख पा रहे हैं एक बेस और दूसरे बेस का इंफॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है, देख पा रहे हैं आप 0.34 नैनोमीटर, है ना। और ये आप इस कैलकुलेशन में आप इसको यूज करेंगे। तो आई थिंक ये था पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को लेकर। लेकिन आप
इंफॉर्मेशन अगर आता है तो आप एग्जाम में क्या लिखेंगे वो देखें। अगर एग्जाम में पूछा जाए स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को लेकर, तो सबसे पहली चीज आप इस डीएनए के स्ट्रक्चर को आप बनाएंगे। उसके बाद आप लिखेंगे कि डीएनए में एक चार्जेस, यानी कि डीएनए इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर एंड इट इज एंटी पैरेलल टू ईच अदर। एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है ये भी आपको पता है। अब बात करते हैं यहां कि इसमें एक रूल फॉलो होता है जिसको हम बोलते हैं चार्जव्स रूल। तो चार्जव्स रूल आखिर होता क्या है? ठीक है, चार्जव्स रूल, चार्गेव्स रूल, इसका क्या मतलब है? और सबसे पहली चीज कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट को ना बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें। आप ये नहीं देखें कि प्रॉपर बुक की तरह नोट में लिखा है या नहीं, है ना, और आप उसको अपने नोटबुक में जाएं और छाप लें, तो कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम निकलना चाहते हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। अगर आपका इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर है और अगर थ्योरी में क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो क्या आप मार्क्स देख कर कि 3 मार्क्स के बेस्ड पर ये क्वेश्चन को देना है, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया है, क्या आप वो इन्फॉर्मेशन पुट नहीं कर सकते पेपर में? आराम से कर सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इन्फॉर्मेशन आराम से दे सकते हैं। तो रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। चार्जव्स रूल की बात करते हैं। चार्जव्स रूल में सबसे पहला एक रूल है कि ए इज इक्वल टू टी। ये पेयरिंग नहीं है, ये बॉन्डिंग नहीं है। चूंकि ए ऑलवेज पेयर्स विथ टी, तो जाहिर सी बात है ए इज ऑलवेज इक्वल टू टी, ये इंफॉर्मेशन है। चूंकि जी ऑलवेज पेयर्स विथ सी, तो जाहिर सी बात है जी इज ऑलवेज इक्वल टू सी। तो यहां पर ये इक्वल टू का साइन है, ना कि ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। यानी कि ये अमाउंट की बात कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ ए इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ टी। ठीक है, अमाउंट ऑफ जी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सी। नाउ सेकेंड रूल, सेकेंड रूल चार्जर्स का क्या है? चूंकि ए ऑलवेज पेयर्स विद टी, तो जाहिर सी बात है ए बाई टी की अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू चूंकि दोनों की बराबर है, तो वैल्यू कितनी आएगी? 1। एंड सिमिलरली सिंस जी ऑलवेज पेयर्स विद सी और जी का अमाउंट हमेशा सी के बराबर होगा, तो जी बाई सी की वैल्यू भी क्या आएगी? 1। ये सेकेंड रूल। थर्ड रूल, आपको लगेगा एक ही इंफॉर्मेशन से सारे रूल निकल रहे हैं। नेक्स्ट रूल क्या है? थर्ड रूल, कि ए प्लस जी, यानी कि दोनों प्यूरिन को अगर आप ऐड कर दें, बाई अगर दोनों पिरिमिडिन को अगर आप ऐड कर दें, तो इट कम्स टू 1। ठीक है, ये भी वैल्यू कितनी आएगी? 1। एक चीज याद रखें, इसको बहुत अच्छे से याद करके आपको रखना है। ठीक, लेकिन इस जगह पर आपको एक नोट पॉइंट याद करना है जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये तीनों है चार्जव्स रूल। ये तीनों क्या है? चार्जव्स रूल। ये और ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड। लेकिन यहां पर आपको एक नोट पॉइंट बताई जा रही है। इस नोट पॉइंट को आप बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे। ये नोट पॉइंट ये है कि ए प्लस टी, यानी कि अब ए पेयर्स विथ टी है ना, तो उसी को हमने अब प्लस लिया है। ए प्लस टी का अमाउंट अगर आप काउंट करें, सिमिलरली जी प्लस सी का अमाउंट अगर आप काउंट करें, तो इसको अगर आपको दे दिया जाए कि क्या ये चार्जर्स रूल फॉलो करता है, क्या ये भी चार्जर्स रूल है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, ये इज नॉट चार्जर्स रूल। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ये चार्जर्स रूल नहीं है। ठीक, क्या है ये? तो ये पूछा जाएगा कि ये क्या है? ये चार्जर्स रूल तो नहीं है, तो ये है क्या? ये है, इट इज बेस रेशियो। अब बेस रेशियो क्या होता है? ये चार्जर्स रूल नहीं है। चार्जर्स रूल में आपको ये तीनों रूल्स याद रखने हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये बेस रेशियो है। चार्जर्स रूल नहीं है, ये बेस रेशियो है। तो बेस रेशियो का मतलब क्या होता है? बेस रेशियो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है? तो सबसे पहली चीज, बेस रेशियो हमें यह बताता है कि
जितना ये बेस रेशियो कम होगा, ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक मटेरियल की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। क्या बोला अभी? बेस रेशियो ये हमें बताता है, यानी कि अगर हम कहें कि ये बेस रेशियो अगर ज्यादा है, हम कह रहे हैं कि ये बेस रेशियो की वैल्यू ये ज्यादा है, और जाहिर सी बात है बेस रेशियो की वैल्यू ज्यादा आ रही है, इसका मतलब मान लीजिए दो ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म है ए और एक ऑर्गेनिज्म है बी। ए ऑर्गेनिज्म का जो बेस रेशियो का वैल्यू है बी आर, बेस रेशियो की जो वैल्यू है ए की है मान लीजिए 1.5, ठीक है, और बी की है 1। तो अगर हम पूछे कि इन दोनों ऑर्गेनिज्म में, ए ऑर्गेनिज्म एंड बी ऑर्गेनिज्म में बेस रेशियो की वैल्यू आपने दे दिया है 1.5 एंड 1, तो आप ये बताइए कि किसकी जेनेटिक मटेरियल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि बी की जेनेटिक इंफॉर्मेशन की जो होगी वैल्यू वो ज्यादा होगी, ये ज्यादा स्टेबिलिटी शो कर रहा है। क्यों? ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों? ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि आप इस पेज पर चलें, आपने बोला कि a प्लस टी बाई जी प्लस सी, ये क्या है? ये बेस रेशियो है। ये क्या है? ये एक बेस रेशियो है। बेस रेशियो हमें किसका इंफॉर्मेशन देता है? बेस रेशियो गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो ये स्टेबिलिटी बताता है, स्टेबिलिटी। ठीक, तो यहां पर अगर हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म ए, एक ऑर्गेनिज्म है ए एंड ऑर्गेनिज्म बी। ऑर्गेनिज्म ए का जो बी आर का जो रेशियो यानी कि बेस रेशियो जो वैल्यू है वो है 1.5, बी का जो वैल्यू है बेस रेशियो का वैल्यू वो है 1। तो हम कह रहे हैं कि बी की स्टेबिलिटी ज्यादा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप यहां ध्यान से देखें तो b की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि b के केस में जो a प्लस टी बाई जी प्लस सी की जो वैल्यू है ना, और अगर हम a का देखें a प्लस टी बाई जी प्लस सी का वैल्यू है, इसका मतलब a के कंपेयर में g प्लस सी की वैल्यू, आपको g प्लस सी पर फोकस करना है। एंड यहां पर अगर हम g प्लस सी की वैल्यू देखेंगे यानी कि न्यूमिनेटर, जाहिर सी बात है यहां न्यूमिनेटर क्या है? यहां न्यूमिनेटर कम है ना, और यहां न्यूमिनेटर क्या है? ज्यादा है। न्यूमिनेटर ज्यादा होने की वजह से, यानी कि अगर आप देखें ये पॉइंट आया है 1.5 वैल्यू, तो ये कब आ सकता है? अगर आप इस टोटल को माने p बाई क्यू, है ना। अब चलिए g बाई सी को हटा दीजिए, p बाई क्यू मानिए, यहां पर भी p बाई क्यू मानिए। तो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आपके पास है। अब इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, ज्यादा आ रही है, इसका मतलब क्या है? यहां पर g प्लस सी, अगर हम इसकी बात करें तो ये कंटेंट टोटल कम है ना, किससे? अगर हम इस g प्लस सी की बात करें, इसका मतलब इसके कंपेयर में b का जीसी कंटेंट ज्यादा है, और हमें पता है g प्लस सी कंटेंट जितना ज्यादा होगा जेनेटिक मटेरियल की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि G और C के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है इसलिए। तो आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर A ऑर्गेनिज्म है, B ऑर्गेनिज्म है, दोनों की जो बेस रेशियो की वैल्यू दी हुई है वो गिवन है, तो अगर ये रेशियो दोनों को अगर आप कंपेयर करें, ठीक है, तो B की क्या है? 1 है, A की क्या है? 1.5 है। अब ये रेशियो का वैल्यू टोटल A में ज्यादा है, ज्यादा आया B के कंपेयर में, ज्यादा इसलिए आया क्योंकि डिनोमिनेटर उसके कंपेयर में छोटा है, तभी तो वैल्यू ज्यादा आई है ना। तो इसका मतलब जीसी कंटेंट एज कंपेयर टू बी ए में कम है, तभी तो उसकी रेशियो की वैल्यू ज्यादा आई है। बी में जीसी कंटेंट ज्यादा है, इसीलिए उसके कंपेयर में ये टोटल वैल्यू कम आई है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और जीसी कंटेंट हमें क्या बताता है? ये बताता है कि स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, है ना, जितना ज्यादा जीसी कंटेंट उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, और यही रीजन है कि आर्की बैक्टीरिया की 0 पॉइंट समथिंग होती है, इसीलिए आर्की बैक्टीरिया की जो जेनेटिक स्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। जेनेटिक की स्टेबिलिटी की बात अगर आ जाए तो आपको जीसी कंटेंट याद रखना है कि जीसी कंटेंट से हमें पता चलता है कि मोस्ट स्टेबल डीएनए किसका होगा। ठीक, अगर हम यहीं पर बात करें ए एंड बी की, तो ए की लेस स्टेबल डीएनए है और बी की मोर स्टेबल डीएनए। इसके डीएनए जो है
ये 1 की वैल्यू बता रही है कि इट इज मोर स्टेबल डीएनए है ना। और इसका डीएनए क्या है, एज कंपेयर्ड बी लेस स्टेबल डीएनए है, लेस स्टेबल डीएनए है। और रीजन क्या है कि लेस जीसी कंटेंट। इसका रीजन क्या है, ड्यू टू लेस जीसी कंटेंट एज कंपेयर टू बी। ठीक, और यही रीजन है इसके मोर स्टेबल होने का। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एक हम बात करते हैं डीएनए के टाइप्स पर। डीएनए का पूरा इंफॉर्मेशन आपके बाद, अब लास्ट में एक बचता है इंफॉर्मेशन टाइप्स ऑफ डीएनए। जनरली सिर्फ आपको ये जानना है कि टाइप्स ऑफ डीएनए होते क्या है। ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ डीएनए में आपको इतना जानना है, टाइप्स ऑफ डीएनए, इसमें आपको इतनी इंफॉर्मेशन जाननी है कि जनरली आपके पास आप पढ़ते हैं ए टाइप डीएनए, ए टाइप का डीएनए, फिर आप पढ़ते हैं बी टाइप का डीएनए, एक पढ़ते हैं आप सी टाइप का डीएनए, और एक आप पढ़ते हैं जेड टाइप का डीएनए। ठीक, अब ये दोनों में क्या क्या बेसिक डिफरेंस है, क्या अंतर है, ठीक, ये देखिए। तो सबसे पहले तो ये आप ये एक चीज याद रख लें कि ये जो डीएनए है इसमें बी टाइप जो डीएनए है ये मोस्ट कॉमन है। मोस्ट कॉमन डीएनए जो है वो आपका बी टाइप डीएनए है, तो मोस्ट कॉमन है। ठीक, तो सबसे पहली चीज ये क्या हो गया, ये मोस्ट कॉमन है। ठीक, जो क्वेश्चंस आपके पास आता है बाय डिफॉल्ट वो बी टाइप के डीएनए से ही पूछा जाता है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, बी टाइप का डीएनए है। ठीक है, अच्छा अब ये डिफरेंस क्यों है, क्यों हम ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, जेड टाइप पढ़ रहे हैं। एक्चुअली जो आपने 1 टन का नाम लिया ना, 1 टन, तो अगर हम इसके 1 टन की बात करें, 1 टन का मतलब आप समझ गए 360 डिग्री। तो अगर हम इस ए टाइप के डीएनए में 1 टन अगर हम देखें तो इसमें 11 बेस पेयर आपको देखने को मिल जाएंगे, 11 बेस पेयर, यानी कि 11 बेस पेयर पर टन, ये डिफरेंस है। तो जाहिर सी बात है एक बेस पेयर और दूसरे बेस के पेयर के बीच में डिस्टेंस भी क्या होगा, वो भी फर्क पड़ेगा, है ना। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं यहां पर, यानी कि बी टाइप डीएनए में, तो बी टाइप के डीएनए में कितने बेस पेयर्स आ जाएंगे, 10 बेस पेयर्स, ये पेयर है पर टन, ये तो आपको पता ही है। सी टाइप में क्या होगा, 9.33, पूरा 10 नहीं हो पाता, कुछ कम रह जाते हैं बेस पेयर्स पर टन। ठीक, जेड टाइप का डीएनए सबसे उल्टा, बिल्कुल अपोजिट, 12 बेस पेयर्स पर टन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इंफॉर्मेशन एक और इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर हम देखें ए टाइप का डीएनए तो ये क्या है, ये राइट हैंडेड है, राइट हैंडेड। राइट हैंडेड का मतलब कहीं भी राइट हैंडेड लिखा हो तो समझ जाए क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ये भी राइट हैंडेड है यानी कि ये भी क्लॉकवाइज, राइट हैंडेड यानी कि ये भी क्या है, क्लॉकवाइज। इसकी जो टर्निंग होती है ना, जो आप ये टर्न पढ़ते हैं, तो ये किस तरह से है, इसकी ट्विस्टिंग कैसे है, राइट हैंडेड है। ठीक है, सी टाइप के डीएनए अगेन सेम, राइट हैंडेड, है ना, ये भी क्या है, राइट हैंडेड, यानी कि ये भी क्या है, क्लॉकवाइज। जैसा कि आपको बताया जेड टाइप डीएनए लेफ्ट हैंडेड, उल्टा, अपोजिट, और ये है एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज इसकी ट्विस्टिंग है, इसकी टर्निंग है। ठीक, अब आप कहें कि यहां से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। अब तक तो नीट में जब से एनटीए एग्जाम कर रही है तब से तो इसमें टाइप्स ऑफ डीएनए के बेस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन अगर यहां से क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ आपको ये नंबर ऑफ बेस पेयर्स पर टन याद रखने हैं, और ये किस तरह से हैंडेड है, यानी कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, ये आपको याद रखना है। तो अगर मान लीजिए कि उसने दे दिया है कि अगर एक डीएनए है जो कि जेड टाइप डीएनए है, और उसमें तो जेड टाइप जैसे ही बोल दे वैसे ही आपको ये सारा डेटा दिमाग में आ जाना चाहिए कि 1 टन में डुअल बेस पेयर है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर उसने लेंथ ऑफ डीएनए दिया है या डीएनए देकर नंबर ऑफ बेस पेयर्स पूछे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग बता दें, क्योंकि 10 वाला तो आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर है ना, कि कैसे निकालते हैं। अब यहां पर क्या हो गया, 10 की जगह 12 है। ठीक, तो ये कहाँ आएगा, तो ये बस ये 2 इंफॉर्मेशन आपको इंपॉर्टेंटली याद रखने चाहिए, उसके अलावा ना ही कभी कोई आपसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा। हाँ, मोस्ट कॉमन बी टाइप है, ये आपको पता होना चाहिए,
जितनी भी आप डीएनए को पढ़ने वाले हैं, जो भी आप स्टडी करेंगे वो बी टाइप को ही टारगेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ डीएनए को भी लेकर। तो बहुत देर हो गया एनसीईआरटी को डिस्कस की, ये देखते हैं। ये फर्स्ट पैरा डन था हमारा। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हमने ये लास्ट क्लास में देखा था कि स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये चेन बनते कैसे हैं। ये सब हमने देखा था, किसकी किसके साथ पेयरिंग होती है और किस बॉन्ड के साथ होती है। ये सब हमने इसमें बेस पेयर रूल भी सब कुछ देखा था। नाउ डीएनए इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये सब हमने पॉइंट्स डिस्कस ऑलरेडी कर रखे हैं। जो आज हमने ये भी पॉइंट डिस्कस किया, ये देख सकते हैं। अ हेलिक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.34 नैनोमीटर, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इस जगह पर एक सेंट्रल डोग्मा वर्ड दिया गया है। आखिर ये सेंट्रल डोग्मा वर्ड है क्या, ठीक है। तो सेंट्रल डोग्मा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, ये अब हम देखने चलते हैं और इससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन अब हम आगे चलेंगे, ठीक। सबसे पहली चीज सेंट्रल डोग्मा के बारे में आप ये समझ लें, इसका मतलब ये है कि सबसे पहली चीज कि डीएनए और आरएनए, अगर हम बात करें डीएनए एंड आरएनए की, यानी कि अगर हम बात करें डीएनए एंड आरएनए की, तो ये हमने डिस्कस किया था कि दोनों के केस में क्या है, न्यूक्लिक एसिड, आप देख पा रहे हैं न्यूक्लिक एसिड है। इसका मतलब दोनों ही एक न्यूक्लिक एसिड है, तो दोनों ही जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं। अब बात यह है कि नेचर ने ज्यादातर किसको सेलेक्ट किया है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम जेनेटिक मटेरियल जो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं वो क्या होते हैं, तो डीएनए है मेन जेनेटिक मटेरियल। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, पूरे सेंट्रल डोग्मा का मतलब आपको यह समझना पड़ेगा कि डीएनए अगर जेनेटिक मटेरियल है तो डीएनए कैपेबल है डीएनए बनाने के लिए, यानी कि डीएनए से डीएनए बनेगा, यानी कि एक डीएनए से दूसरा डीएनए भी बनेगा। कब बनेगा, अब जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए ये एक सेल है और ये एक सेल डिवाइड कर रहा है 2 डॉटर सेल में, तो जो इंफॉर्मेशन इसके पास है, पेरेंट के पास है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जेनेटिक कोड की जो इंफॉर्मेशन है, यानी पूरी की पूरी डीएनए दोनों डॉटर सेल में इक्वली जाना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि आप इसको बीच में ब्रेक करके दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मान लीजिए आप मेरे पास एक पेपर है, उस पेपर एक क्वेश्चन पेपर मैंने लिखा और उस क्वेश्चन पेपर को मुझे 2 स्टूडेंट्स में देना है, तो मैं क्या करूं, उस क्वेश्चन पेपर को बीच में टीयर कर दूं और दोनों बच्चों को दे दूं। तो एक बच्चे के पास हाफ मिलेगा, हाफ नहीं, दूसरे वाले बच्चे के पास अगेन हाफ मिलेगा, हाफ नहीं। बट मुझे क्या चाहिए कि उस पेपर का मैं जेरोक्स कॉपी तैयार करवा लूं और दोनों बच्चों को दे दूं, तो दोनों बच्चों के पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो ये डीएनए क्या करेगा, रेप्लिकेट कर लेगा, यानी कि अपना रेप्लिका बना लेगा और ये दोनों ही डॉटर सेल्स को दे देगा, तो दोनों के पास पूरी इंफॉर्मेशन जाएगी और वही होना भी चाहिए। तो डीएनए कैन रेप्लिकेट, इसी को बोला जाता है और इसीलिए ये एरो है। तो डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए डीएनए की जरूरत पड़ी और डीएनए से डीएनए बना। उसके बाद डीएनए ही है जो कि आरएनए बना सकता है। सिर्फ आप ये भूल जाएं कि सिर्फ डीएनए से सिर्फ एमआरएनए ही नहीं, बल्कि डीएनए से कोई भी आरएनए बनेगा। उसको आप क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक। यहां हमने एमआरएनए इसलिए लिखा है क्योंकि आपके सिलेबस में एमआरएनए का फॉर्मेशन डिटेल में पढ़ना है, इसलिए। उसके बाद ये एक बार एमआरएनए बन गया, यानी कि मैसेंजर आरएनए बन गए, उसके बाद वो मैसेज क्या होगा, मैसेजन आरएनए जो मैसेज लेकर आया है कि किस टाइप की प्रोटीन सिंथेसिस करवानी है, अब वो प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। तो इसको आप बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये हम सब प्रोसेस एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हुई है ना, कि डीएनए का डीएनए रेप्लिकेशन होना, डीएनए से एमआरएनए बनना, एमआरएनए से देन प्रोटीन सिंथेसिस का होना, ये एक रूल रेगुलेशन के तहत होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी से भी प्रोटीन सिंथेसिस हो जाए, है ना, डीएनए ही डायरेक्टली प्रोटीन बना दे, ऐसा नहीं होगा। तो ये एक रूल, एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हुआ होगा, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा। नाउ ये आपको चीज समझ में आ गई, इसको किसने दिया था, क्रिक ने, ठीक है। तो इट शोज, तो आपको सेंट्रल डोग्मा का मतलब क्या हो गया, इट शोज, इट इज, तो आप इसको लिख सकते हैं, इट इज फ्लो चार्ट। ये क्या है, एक तरह का फ्लो चार्ट है, किसका, और क्या शो करता है, विच शोज
द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, along with formation, along with formation। कैसे? तो उसके बाद आप लिख देंगे ये, ठीक है। अगर आप बोर्ड एग्जाम देंगे तो आपको ये 1 या 2 मार्क्स से ज़्यादा सेंट्रल डोग्मा पे क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अगर आप ये डिफाइन करके और अगर आप ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर डीएनए टू डीएनए, देन ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए, देन ट्रांसलेशन प्रोटीन, दिस इज सेंट्रल डोग्मा, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? द फ्लो, फॉर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए सम रूल्स आर प्रेजेंट एंड विच मस्ट बी फॉलोड, है ना। उसी रूल के तहत ही ये मैसेज फ्लो करेगा और इसी रूल को हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। नाउ यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स का रोल है, बहुत सारे एंजाइम्स आएंगे यहाँ पर। एक और यहाँ पर आप सेंट्रल डोग्मा में एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सेंट्रल डोग्मा के तहत एक और आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं टैमिनिन एंड बाल्टीमोर करके। तो एक तो आपने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा, यहाँ पर आपने एक तो सेंट्रल डोग्मा पढ़ा, सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा में आपने ये देखा कि कैसे डीएनए से डीएनए बनना, ठीक है, डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से प्रोटीन का बनना, यही रूल और यही तरीका फॉलो होगा, ठीक है। इस प्रोसेस को आपने बोला रेप्लिकेशन, इसको आपने बोला कि ये रेप्लिकेशन है। जब डीएनए से डीएनए बना आपने बोला रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बना आपने बोला ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बना आपने बोला ट्रांसलेशन, ठीक। यहां पर कुछ एंजाइम्स आएंगे, यहां पर कुछ एंजाइम्स का रोल होगा, ठीक है। यहां पर आपको देखेंगे कि एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड। यहां पर आप देखेंगे जैसे कि आपको आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ेगी, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। यहां पर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ेगी। इसका जिक्र हमें बहुत डिटेल करना है। यहाँ पर भी आप देखेंगे एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पर आ जाएंगे डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पर आपके जो डीएनए से डीएनए, यहाँ पर आपके डीएनए पॉलीमरेज आ जाएंगे, है ना। यहाँ पर आपके डीएनए पॉलीमरेज आ जाएंगे, ठीक। यहाँ पर डीएनए से डीएनए में डीएनए पॉलीमरेज आ जाएंगे, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज आ जाएंगे। यहाँ पर आपके पास आरएनए टू प्रोटीन बनाने में यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का रोल नहीं होगा। जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है इसमें अलग तरह के बहुत सारे एंजाइम्स यहाँ आ जाएंगे। जनरली यहाँ पर हम राइबोसोम्स का यूज़ पढ़ेंगे, एंजाइम से ज़्यादा हम राइबोसोम्स का यूज़ पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये हम जब पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, जबकि एक एक क्लास की एक एक पूरी लेक्चर है रेप्लिकेशन की, थॉरोली, ट्रांसक्रिप्शन की, देन ट्रांसलेशन की, क्योंकि इसको पढ़ाने के पहले आपको टाइप्स ऑफ पूरा आरएनए जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें हमने ये बोला कि इसको आपने बोला सेंट्रल डोग्मा। तो अब एक बात आती है कि सेंट्रल डोग्मा इसको बोलते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट आपको जानना ज़रूरी है। इसे हम कहते हैं टैमिन या टैमिनिज्म एंड बाल्टीमोर। ये दो साइंटिस्ट थे, एंड बाल्टीमोर, ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मिलकर एक ऐसा प्रोसेस बताया कि जैसे मान लीजिए ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें डीएनए नहीं हो, उसमें सिर्फ आरएनए है जेनेटिक मटेरियल। क्या है? आरएनए। जैसे बहुत सारे वायरस हैं, आपके पास एक लाइव एग्जांपल है, कोविड का वायरस जो है उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है ना। तो अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो तो क्या ये आरएनए डायरेक्टली प्रोटीन बना सकता है? क्या ये आरएनए जेनेटिक मटेरियल है तो क्या ये आरएनए प्रोटीन बना सकता है? आंसर इज नो। फिर तो आरएनए को वापस डीएनए बनाना पड़ेगा, इसको डीएनए बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इसीलिए चूंकि ये डीएनए एक आरएनए से बना हुआ है, इसीलिए इस डीएनए को हम बोलते हैं सी डीएनए। इट इज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, याद रखें, ठीक है। अब ये सी डीएनए बनेगा, अब ये सी डीएनए वापस से एमआरएनए बनाएगा, वापस से एमआरएनए बनाएगा, तब जाकर ये प्रोटीन की सिंथेसिस कर सकता है। ये रूल उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो अब इसको, ये तो थोड़ा अलग हटके है ना, सेंट्रल डोग्मा तो नहीं है।
अब ये प्रोसेस को तो हमने जानते हैं कि इस प्रोसेस को आपने बोला ट्रांसक्रिप्शन, इस प्रोसेस को आप कहते हैं कि ये ट्रांसक्रिप्शन है, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इसे आप कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डन। चलिए, ये कहाँ होगा? कुछ वायरसेस में होता है जिनके जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए है। इसमें कुछ एंजाइम्स का रोल है, जैसे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसमें जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे, एंजाइम्स, उनका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, इस एंजाइम का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। ठीक, नाउ इसका मतलब टैमिन एंड बाल्टीमोर ने क्या डिस्कवर किया? इन्होंने कौन सी प्रोसेस को डिस्कवर किया? दे डिस्कवर्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, इससे रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आप देखें अगर तो यहां आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, नाउ so in some viruses the flow of information is in reverse direction, that is from RNA to DNA. Can you suggest a simple name to the process? वही जो आपने अभी पढ़ा, इन्होंने पूछा है और आपके पास उसका जवाब है। ठीक, नाउ अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है पैकेजिंग ऑफ डीएनए को लेकर। पैकेजिंग ऑफ डीएनए का टॉपिक का जरूरत पड़ा क्यों? ठीक है, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूरी डिटेल यहाँ डिस्कस की जाएगी। अब बात करते हैं कि यहाँ तक हमने आज की इंफॉर्मेशन में क्या देखा। तो आज हमने पूरी ये चार्जर्स रूल देखा, है ना। उसके बाद टाइप्स ऑफ डीएनए देखें, हमने सेंट्रल डोग्मा देखा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन देखा। जो हमारी कमिंग वीडियो आएंगी वो आएंगी, बहुत रिसेंटली आ जाएगी, वो इस बात को लेकर आएगी कि आखिर ये डीएनए का स्ट्रक्चर जो है, ये पैकेजिंग कैसी होती है, पैकेजिंग की ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो इसका एक बस इतना इन्फॉर्मेशन देख लें यहाँ पर कि पैकेजिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक, तो पैकेजिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि सेल इतना छोटा, सेल का न्यूक्लियस कितना छोटा, उसमें किस तरीके से ये 2.2 मीटर के डीएनए आएंगे। तो इससे पूरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम अपने कमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आए तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। और एक चीज़, हाँ, आपको अगर ये हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, होप सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।